कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, ये बात अब कौन नहीं जानता। सभी जानते हैं, अब पूरी दुनिया जानती है कि 1990 और उसके आसपास कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। जो इस्लामी आतंकवादी थे, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को चुन चुन कर मारा था। सैकड़ों कश्मीरी हिंदुओं को जान से मार दिया गया था। कश्मीरी जो बहू बेटियां थी, जो औरतें थी, उनके साथ बलात्कार हुआ था, जिसके बाद जो कश्मीरी हिंदू थे वो घाटी छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे। लाखों जो कश्मीरी हिंदू थे उनको अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़ करके, घाटी छोड़ करके, जम्मू कश्मीर छोड़ करके देश के अन्य हिस्सों में जाकर टेंटों में रहना पड़ा था। इतना बड़ी त्रासदी के बाद, इतने बड़े नरसंहार के बाद, जब इस पूरे मामले में इंसाफ लेने के लिए कश्मीरी पंडितों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो आपको यह भी अच्छी तरह से मालूम होगा, कुछ साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यह मामला अब 27 साल पुराना है। इस मामले में अब आखिर क्या हासिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इतने पुराने मामले को खोलकर अब उसमें कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कश्मीरी हिंदुओं की जो पिटीशन थी उसको ठुकरा दिया था। अभी कुछ साल पहले एक बार फिर से जो कश्मीरी हिंदू संगठन है वो सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लेके गए थे, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठुकरा दिया था। तो आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि वह इतने पुराने मामले को खोलकर इससे क्या हासिल होगा, और इसीलिए कश्मीरी हिंदुओं की पिटीशन को ठुकरा दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने कार सेवा से जुड़े राम भक्तों के मामले, 32 साल पुराने मामले फिर से खोलने शुरू कर दिए हैं। अब इसे आप क्या कहेंगे? क्योंकि कर्नाटक में बाकायदा एक राम भक्त कार सेवक की गिरफ्तारी भी हो गई है। श्रीकांत पुजारी नाम के एक कार सेवक को एक मुस्लिम की दुकान जलाने के आरोप में कर्नाटक की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोचिए कि कर्नाटक की पुलिस ने 31 साल पुराने मामले में इस तरह से एक कार सेवक की गिरफ्तारी कर ली है, और सिर्फ अभी ये एक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कर्नाटक की पुलिस ने बाकायदा 300 ऐसी लिस्ट तैयार की है, 300 ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की है जो कार सेवक, जो राम भक्त बताए जा रहे हैं, जिन्होंने 90 के दशक में अयोध्या आंदोलन में हिस्सा लिया था। और इन सब के ऊपर आरोप ये लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि इन्होंने दंगा किया, और दंगे के आरोप में अब इन राम भक्तों के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई की कर्नाटक की सरकार ने तैयारी कर ली है। बाकायदा इसके लिए जो हुबली में पुलिस ने बाकायदा इसके लिए एक स्पेशल एसआईटी का गठन किया है। ये एसआईटी जो है 150 से ज्यादा ऐसे मामले जिनको बताया जा रहा है कि किसी की दुकान जली या कुछ दंगा हुआ, 150 से ज्यादा ऐसे मामलों की फाइलें फिर से खंगाली जा रही है, और इन फाइलों में जिन जिन राम भक्तों का जो कार सेवक हैं उनको तलाशा जाएगा, ये कर्नाटक की सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है। इस पूरे मामले को लेकर कर्नाटक में राजनीतिक जंग छिड़ गई है। बीजेपी इसके खिलाफ जो है वो पूरे कर्नाटक में आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि ये विच हंटिंग है। बीजेपी ये भी कह रही है कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की सिद्धारमैया की सरकार है, ये दरअसल हिंदू विरोधी और राम विरोधी सरकार है, और इसीलिए राम भक्तों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। सिद्धारमैया कह रहे हैं अगर किसी ने कोई क्राइम किया है, कोई अपराध किया है, तो उसको इसलिए थोड़ी छोड़ देंगे क्योंकि वो राम भक्त है, कार सेवक है। सिद्धारमैया कह रहे हैं कि जो कुछ जो है हम कर रहे हैं वो कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं, और जो न्यायालय में क्योंकि इन मामलों को निपटाना है, ये पेंडिंग मामले हैं, इसलिए इनको निपटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आप सोचिए, इसकी टाइमिंग देखिए आप। एक बारगी मैं मान लेता हूं कि चलिए ऐसा है कि भाई कुछ पुराने पेंडिंग मामले हैं और उनको निपटाना है, लेकिन इसकी आप टाइमिंग देखिए। ठीक उस वक्त जब अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर जो है बनकर तैयार होने वाला है, उस मंदिर में रामलला की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरा देश जब राममय हो रहा है, पूरा देश जब राम की जय जयकार कर रहा है, ठीक उसी वक्त ये जो 32 साल पुरानी फाइलें हैं, ये कर्नाटक में खोली जा रही हैं। क्या आपको लगता है, क्या ये सिर्फ सिद्धारमैया खोल रहे हैं? क्या सिद्धारमैया के दिमाग की उपज है? क्या बिना कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से परमिशन लिए हुए क्या सिद्धारमैया इतना बड़ा कदम उठा रहे होंगे?
क्या सिद्धारमैया को नहीं मालूम कि जिस वक्त बाकायदा अयोध्या में वहां पर 22 तारीख के कार्यक्रम की प्रतीक्षा देश कर रहा है, ठीक उस वक्त अगर किसी कार सेवक की गिरफ्तारी होगी तो उसका मैसेज क्या जाएगा देश भर में? क्या ये सिद्धारमैया को नहीं मालूम? क्या ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को नहीं मालूम? जाहिर सी बात है, ये कांग्रेस के जो कुछ हो रहा है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की परमिशन से हो रहा है, उनके इशारे पर हो रहा है। और ये भी मत भूलिए कि कर्नाटक की सरकार में, जो कर्नाटक के जो सरकार है उसमें बाकायदा कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे कर्नाटक की सरकार में मंत्री हैं और बड़े वोकल मंत्री हैं, बड़े पावरफुल मंत्री हैं। तो ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा। ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, जब भी कोई राम का काज होता है, राम का कोई काम होता है, तो जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो राक्षसी शक्तियां हैं, जो आसुरी शक्तियां हैं, वो कुछ ना कुछ खलल डालने की कोशिश जरूर करती हैं। तो क्या ये दरअसल ये जो है रंग में भंग डालने की कोशिश है? क्या ये दरअसल राम जन्मभूमि पर ये जो मंदिर तैयार हो रहा है, इस मंदिर को लेकर देश में जो उत्सव का माहौल है, उस उत्सव के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? ऐसे तमाम सवाल कर्नाटक की जो सरकार है उसके कदम से हमारे सामने आ गए। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि ये अभी अकेली गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ऐसी आशंका है कि अभी आने वाले दिनों में इस तरह की और भी कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि कर्नाटक की जो सरकार है बड़ी तेजी से काम कर रही है। अब कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है इसको जरा गहराई तक समझने की कोशिश हमको करनी चाहिए, इसका गहराई से जाके विश्लेषण करना चाहिए। पहली बात तो मैं ये बता चुका हूं कि ये जो कुछ हो रहा है ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पर हो रहा है, ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये इसके पीछे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हरी झंडी दिखाई है उसके बाद हो रहा है। दूसरी बात जो है, जो सवाल हमारे सामने खड़े होते हैं इस पूरी घटना के बाद, पहला सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये अगर 1991-92 के मामले हैं तो इतने साल तक वहां की जो सरकारें थी, कर्नाटक की सरकारें, वो आखिर क्या करती रहीं? ये मत भूलिए कि 1992 के बाद से लेकर 2008 तक, ये समझिए करीब करीब इस दौरान 14 साल के वक्फा आता है। ये इन 14 साल तक कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार थी। उसके बाद जो है वो वहां पर कुछ मिलीजुली सरकारें आई, बाद में बीजेपी आई, सरकारें आती रहीं जाती रहीं, और कभी जो है वहां पर मिलीजुली सरकार आई, कभी बीजेपी की सरकार आई, फिर कांग्रेस की सरकार आ गई। तो सवाल यह है कि पहली बात तो यह कि 14 साल तक जो है कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, तो 14 साल तक आपने आखिर जो दंगों के आरोपी अगर थे, ये लोग अगर दंगाई थे, दंगों के आरोपी थे, तो 14 साल तक आपने इन्हें क्यों नहीं पकड़ा? पहली बात यह है। अब 14 साल बाद आपको याद आ रही है कि दरअसल ये मामले आपको निपटाने हैं, और उसमें जो है उसकी टाइमिंग भी तभी जबकि राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो कर्नाटक की जो सरकार है, आखिर इसकी मंशा क्या है? और ये भी मत भूलिए कि कर्नाटक की सरकार पर बाकायदा ये आरोप लगते आए हैं कि ये सरकार जो है ये हिंदुओं की हितैषी नहीं है, ऐसे आरोप लगते रहे हैं। यही जो सिद्धारमैया हैं, जब वो पिछली बार जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की शुरुआत की थी। टीपू सुल्तान को लेकर अब जो इतिहास में सारी चीजें सामने आ रही है वो ये कि वो हिंदुओं का नरसंहार उसने किया था। टीपू सुल्तान को ऐसा नहीं था कि बहुत महान राजा था, उसने हिंदुओं से नफरत थी, वो बाकायदा हिंदुओं को कत्ल करता था, वो बाकायदा उनके जनेऊ काटता था, और बहुत सारी चीजें आप टीपू सुल्तान के बारे में जो इतिहासकार हैं वो सब चीजें बता रहे हैं, हमारे सामने हैं। तो सिद्धारमैया ने जब अपने पिछली बार जब मुख्यमंत्री थे वो, तो उन्होंने टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की शुरुआत की थी। और भी बहुत सारे उनके कदम ऐसे हैं जिनको ये माना जाता है कि वो हिंदू विरोधी हैं, और कहीं ना कहीं जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उन्होंने कदम उठाए थे। अब ये भी मत भूलिए कि यही कांग्रेस सरकार सत्ता में आने से पहले, अभी जो पिछले दिनों कर्नाटक में चुनाव हुए थे, चुनावों के अंदर कांग्रेस के जो तमाम नेता थे उन्होंने जोर शोर से एक मुद्दा उठाया था। उन्होंने ये कहा था कि हम बजरंग दल पर बैन लगा देंगे। आपको अच्छी तरह से याद होगा ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था, और बजरंग दल पर बैन लगाने का जो मुद्दा था वो पूरी तरह से गर्मा गया था। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही, लेकिन
कर्नाटक में कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा हम सत्ता में आएंगे तो बजरंग दल पर बैन लगा देंगे। यह अलग बात है कि वो बैन आज भी नहीं लगा पाए हैं और लगा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आपको पर्याप्त सबूत जुटाने पड़ेंगे और सबूत ऐसे हैं नहीं। अगर बजरंग दल के किसी एक दो व्यक्ति कोई जुड़ा हुआ है और उसके कारण आप अगर ये कह दें कि जो है ये बजरंग दल को प्रतिबंधित कर देंगे, तो फिर बड़े बड़े सारे सवाल बाकी लोगों पे भी उठेंगे। आखिर कांग्रेस से जुड़े बहुत सारे लोग दंगों में शामिल रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े लोग बहुत हत्या करने में शामिल रहे हैं, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर कई तरह के आरोप लगे, तो उससे पूरी कांग्रेस के ऊपर आप ये कहें कि बैन लगा देंगे, संभव नहीं है। तो अगर बजरंग दल के एक दो लोगों पे कुछ आरोप भी है तो भी आप बैन नहीं लगा सकते। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा बनाया, उसके पीछे एक बड़ा भाव था, एक बड़ा मैसेज था, और वो मैसेज वहां की मुस्लिम कम्युनिटी के लिए था कि देखो हम तुम्हारे असली खैरख्वाह हैं। और कर्नाटक में इसका फायदा भी मिला कांग्रेस को। कांग्रेस ने जिस तरह से वहां बड़ी जीत हासिल की उसका फायदा भी मिला कर्नाटक में, और कांग्रेस आज वहां सत्ता में आ गई। अब ये भी मत भूलिए कि जिस वक्त स्टालिन के बेटे ने जब तमिलनाडु से जब पूरा हिंदू और सनातनों के खिलाफ जब बयानबाजी शुरू की थी, ये कहा था कि ये जो हिंदू हैं, ये जो सनातन है, सनातन एड्स है, ये सनातन जो है वो जो दरअसल मलेरिया है, डेंगू है, इसका समूल नाश कर देना चाहिए। उस वक्त सबसे पहले समर्थन में जो आवाज आई थी, ये बयान सुनकर सब लोग हैरान थे। सबको लगा भाई ये अब शायद कांग्रेस जो है बैकफुट पर आ जाएगी और कांग्रेस जो है कहेगी हम इससे सहमत नहीं है। लेकिन सबसे पहले इस बयान के समर्थन में कौन आया था? वो प्रियंक खड़गे आए थे। प्रियंक खड़गे कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बेटे हैं। प्रियंक खड़गे सबसे पहले स्टालिन के जो हिंदुत्व विरोधी बयान है उनके समर्थन में आए थे। तो ये आप इस पूरी बात को समझिए कि दरअसल कर्नाटक से क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा एक मामला नहीं, ऐसे दर्जनों मामले हैं जो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं कर्नाटक में जो आज की सरकार है उसके ऊपर अगर बीजेपी या कोई हिंदू संगठन आरोप लगाते हैं कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये हिंदुत्व विरोधी हैं, तो उन आरोपों में कहीं ना कहीं कुछ दम तो दिखता है। अब ये देखिए कि हाल ही में ये जो कर्नाटक जो है वो अभी सुर्खियों में कब आया था। हाल ही में अगर आप देखें, जो एक कार सेवक एक राम भक्त के खिलाफ एक्शन के अलावा कर्नाटक में सिद्धारमैया कब सुर्खियों में आए, कर्नाटक सरकार कब सुर्खियों में आई, जरा आप जाके गूगल करिए तो आपको दो तीन चीजें दिखती हैं। एक आपको दिखता है हिजाब बैन को लेकर। हिजाब बैन को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा था कि कोई भी कुछ भी पहने और ये हिजाब बैन जो है हम हटाएंगे। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये एक बड़ा मुद्दा था जो कर्नाटक में काफी गरमाया था जब स्कूलों में हिजाब पर बैन लगा था। मैं कह रहा हूं स्कूलों में, क्लासरूम में बैन लगा था। स्कूल में आप हिजाब पहनकर आ सकते हैं, लेकिन यह कहा गया था कि एग्जामिनेशन में और क्लासरूम में बैठ करके आप हिजाब पहनकर आए, ये ठीक नहीं है। तो उसको बैन कर दिया था, बीजेपी की सरकार वहां थी। लेकिन सिद्धारमैया ने हाल ही में कहा कि हम इस बैन को हटा देंगे। ये मामला फिलहाल कोर्ट में है, तो सिद्धारमैया अभी इसको कहने के बावजूद भी पूरी तरह से इस पर जो है खामोश है। लेकिन हिजाब पे जो बैन था उस पर उसको लागू भी नहीं किया जा रहा है कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार हिजाब बैन के खिलाफ खड़ी है। आप ये सोचिए कि पिछले दिनों एक वीडियो आया था और पाकिस्तान से वीडियो आया था। पाकिस्तान में एक लड़की ये कह रही थी कि देखो मैंने हिजाब पहना था इसलिए मुझे इंटरव्यू से रिजेक्ट कर दिया गया। तो पाकिस्तान में इंटरव्यू में, परीक्षाओं में जो है हिजाब पहनने को लेकर लड़कियों को रोक दिया जाता है। सऊदी अरब में हिजाब इस तरह से प्रतिबंधित है, कई मुस्लिम देशों में हिजाब जो है वो प्रतिबंधित है। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जब सुर्खियों में पिछले दिनों आए तो उन्होंने कहा था कि हिजाब पर जो बैन लगा उसको हम हटा देंगे। इसके अलावा सुर्खियों में कब आए? इसके अलावा सुर्खियों में तब आए जब पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया कि बजट के अंदर, कर्नाटक के बजट में उन्होंने कहा 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए जो हैं वो मुसलमानों के लिए अलग से रखा जाएगा। उनकी कम्युनिटी के लिए, मुसलमानों के लिए अलग से रखा जाएगा ताकि उनके जो काम है वो सके। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि बजट के अंदर कोई धर्म विशेष का कोई बजट होता है, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बाकायदा इसका ओपनली ऐलान किया। जब ये विवाद बढ़ा तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो सबकी बात करूंगा, सबको हम देंगे। लेकिन स्पेशली मंच पे खड़े होकर ये कहना कि मुसलमानों के लिए हम 3-4 हजार करोड़ रुपए, 4 से 5 हजार करोड़ रुपए बजट में अलग से रखेंगे, ये क्या मैसेजिंग है? ये मत भूलिए कि यही कांग्रेस की सरकार है, यही मनमोहन सिंह थे जब उन्होंने कहा था कि देश की जो संपत्ति है, देश की जो संपत्ति है उस पर पहला हक अल्पसंख्यक मुसलमानों का होना चाहिए। तो यही भाव कहीं ना कहीं सिद्धारमैया ने जब ये कहा था कि 4 से 5 हजार करोड़ मुसलमानों के लिए अलग रखेंगे, तो ये भाव कहीं ना कहीं वही रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो इस बयान को लेकर सुर्खियों में आए थे।
इसके अलावा कर्नाटक अभी हाल में सुर्खियों में कब आया? तब आया जब वहां पर अंग्रेजी और बाकी भाषाओं के खिलाफ जो है वहां पर बाकायदा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर दंगे करते दिखे। आप सोचिए, 30-31 साल पुराने ये कह के कि दंगा किया था, कार सेवकों की गिरफ्तारी हो रही है, और कर्नाटक में अभी भी शहरों में, कई शहरों में सड़कों पर जो है दंगाई उतर के दुकानों में तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं। इसी तरह का आरोप कार सेवक पर 31 साल पहले लगाया ना कि इंसाफ करने के लिए आप 31 साल पुराने मामला खोल रहे हैं। तो 31 साल पुराना मामला खोल रहे हैं, पहले आज जो लोग दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रही? दुकानों में तोड़फोड़ क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि इन लोगों ने अपने जो है जो अपने साइन बोर्ड्स हैं वो अंग्रेजी में या किसी और भाषा में लगा रखे हैं। अब वहां कर्नाटक में जो है कन्नड़ भाषा को लेकर एक जो है अभियान चल गया है कि हम कन्नड़ भाषा को लेकर के जो है इस तरह से, और कन्नड़ भाषा में अगर आप नहीं लगाओगे तो आपके जो है बोर्ड सुरक्षित नहीं है, और इसलिए लोग निकल के इस भाषा के इंग्लिश भाषा के और बाकी भाषाओं के बोर्ड जो है तोड़ रहे हैं, दुकानों पर हमले कर रहे हैं। ये कर्नाटक में इस वक्त हो रहा है। तो आप सोचिए कर्नाटक में ये हो क्या रहा है और कर्नाटक किस तरफ जा रहा है। इसके अलावा सिद्धारमैया का एक और बयान सुर्खियों में आया था, ये शायद उन्होंने चुनाव से पहले दिया था, अगर मैं सही हूं तो। उन्होंने कहा था कि खाने को लेकर उन्होंने कहा था कि भाई कोई कुछ भी खाए, और अगर उन्होंने कहा मैं हिंदू तो वैसे तो मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं जो है इसके अलावा अगर मैं बीफ भी खाना चाहूं, गौ मांस खाना चाहूं तो मुझे कौन रोकेगा? वो मेरा हक है, मुझे खाना होगा तो मैं खाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, जिसको जो खाना वो खा सकता है। अब बीफ को लेकर मुझे एक और बात याद आई। पशुपालन मंत्री कर्नाटक के शपथ लेने के बाद जब ये नई सरकार आई तो पशुपालन मंत्री जो कर्नाटक के हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर हम भैंस को मार सकते हैं, अगर भैंस को मार करके उसका मीट एक्सपोर्ट हो सकता है तो गाय को मारने में क्या आपत्ति है? उन्होंने कहा था गोहत्या पर, आप जानते हैं पूरे देश में गोहत्या पर बैन है, और गांधी जी गोहत्या के एकदम खिलाफ थे। और आप सोचिए कि आज जो पार्टी गांधी जी की बात करती है, महात्मा गांधी की बात करती है, वो गोहत्या को लेकर के इस तरह की उसकी सरकार बनती है तो कहती है गोहत्या से हम बैन हटा देंगे, भैंस को मारा जा सकता है तो गाय को मारने में क्या दिक्कत है। और केरल आपको अच्छी तरह से याद होगा, केरल में बाकायदा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बीफ पार्टी की थी, गाय का बछड़ा काटा था। लेकिन बहरहाल केरल की अगर बात नहीं करते, अभी हम यहीं पर रहते हैं, कर्नाटक में रहते हैं। कर्नाटक में जो बदलाव हुआ, जो सत्ता बदली, वहां पर सरकार बदली, उसके बाद कितना बड़ा बदलाव है आप सोचिए। कार सेवकों से लेकर ये जिस तरह की बयानबाजी वहां हो रही है। एक और आपको वहां के मुख्यमंत्री का बयान याद दिला देता हूं। उन्होंने एक भरी सभा में ये कहा था, सिद्धारमैया ने कहा था, मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। यही जो राहुल गांधी की लाइन ना, हिंदू अलग है हिंदुत्ववादी अलग है, तो इसी लाइन को लेकर सिद्धारमैया ने आगे बढ़ाया, कहा कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। जो हिंदुत्ववादी होता है वो संविधान का विरोधी होता है, जो हिंदुत्ववादी होता है वो हत्यारा होता है, वो दंगाई होता है। तो ये जो सोच है ना हिंदुत्ववादियों को, जो हिंदुओं को जो दंगाई समझने की सोच है, यही वो सोच है जिसने 31 साल पुरानी फाइलें खुलवा दी हैं कार सेवकों के खिलाफ कर्नाटक में। और कर्नाटक में अब राम भक्त होकर रहना, कर्नाटक में अब जो कार सेवक है उनके लिए वहां पर रहना मुश्किल होगा, क्योंकि 300 से ज्यादा लोगों की अब वहां पर तलाश की जा रही है। अंत में एक बात आपको मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो कार सेवकों को लेकर ये जो नफरत है ना, ये आज की नहीं है, ये पुरानी नफरत है। आप सोचिए जब ये पूरा राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था और उस वक्त से लेकर आज तक राम भक्तों और कार सेवकों को लेकर ये जो नफरत है ना, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या ये आरजेडी हो, बाकी जो पार्टियां हो, उन नेताओं के उन पार्टियों के लोगों के मन में जो है कार सेवकों को लेकर ये जो नफरत है ये बहुत पुरानी है। क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं ना, अयोध्या में जो भगवान श्री राम का जो मंदिर पूर्ण होने जा रहा है, आज जो हम देख रहे हैं, आज ये जो राम जन्मभूमि आंदोलन को जो सफलता मिली, ये सब सफलता जो है इसके पीछे कहीं ना कहीं कार सेवकों की जो है वो उनका बलिदान है। कार सेवकों ने जो संघर्ष किया वो संघर्ष है, और ये संघर्ष अभी का नहीं है, बड़ा पुराना संघर्ष है। लेकिन मैं अगर मोटे तौर पर कहूं, ये जो 90-80 के दशक में जो राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ था, इसमें जो कार सेवक आए थे वो गली गली निकलते थे और कहते थे लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, इस तरह के नारे लगाकर देश के अलग अलग हिस्सों से निकले थे। और 1900 आपको अच्छी तरह से याद है 90 में क्या हुआ था इन कार सेवकों के साथ। बाकायदा कोई कार सेवक यहां ना पहुंच सके, अयोध्या ना पहुंच सके। मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, बसेस बंद कर दी थी, और उस समय जो है मोबाइल फोन भी नहीं होता था। तब
कई कई 100 किलोमीटर पैदल चलकर भेष बदलकर जो है कार सेवक वहां पहुंचे थे। और जब उन्होंने मुलायम सिंह ने कहा था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा इस बाबरी ढांचे पर, तब उस वक्त कार सेवकों ने वहां पर जो है भगवा लहरा दिया था और मुलायम सिंह का जो अहंकार था उसको चूर चूर कर दिया था। और उसके बाद जो नफरत जो थी और जो बदले की आग में मुलायम सिंह जो उस वक्त जो है जल रहे थे, उसका बदला जो है निकाला गया, कार सेवकों को गोलियों से भून दिया गया। मैं इस पर किसी और दिन आपको विस्तार से जरूर बताऊंगा, लेकिन उस वक्त कार सेवकों को पॉइंट ब्लैंक मारा गया था। शरद कोठारी, राम कोठारी, कोलकाता के जो पश्चिम बंगाल के भाई थे, उनको मारा गया। और पता नहीं कितने कार्यकर्ताओं को, अगर मोटे तौर पर कहें, ये जो आंकड़ा है करीब 360 कार सेवकों का है। 360 कार सेवकों को गोली से मार दिया गया था, चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मारा गया था। और जब आंकड़ा दिया गया तो सरकार ने कहा 15-16 लोग मरे। तो ये कार सेवकों से हमेशा नफरत करते थे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बाकायदा मीडिया के अंदर ये कहा जाता था, कार सेवकों को लुम्पिन एलिमेंट्स कहा जाता था, उपद्रवी गुंडे तत्व कहा जाता था, गुंडे हैं इस तरह से कहा जाता था। राम मंदिर की बात करना सांप्रदायिकता होती थी इस देश में, ये भी वो दौर था। मैंने अपनी आंखों से वो दौर देखा है। जब अगर आप कह दो कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए तो आपको सांप्रदायिक कह दिया जाता था, कार सेवकों को गुंडा कह दिया जाता था। तो इस तरह से कार सेवकों को ढूंढ ढूंढ के गोली मारी गई थी। तो कार सेवकों के बलिदान के कारण आज हम यहां हैं। और इस बात को ये जो राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट है, इस बात को भी स्वीकार कर रहा है, देश स्वीकार कर रहा है। और इसीलिए जो वहां पर बाकायदा जो कार सेवक जो जिन्होंने बलिदान दिया था, उनके परिवारों को आदर के साथ, सम्मान के साथ 22 तारीख के कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरे साथ हुए एक इंटरव्यू में इस बात का ऐलान किया था कि जो शहीद कार सेवक हैं उनके सम्मान में जो है बाकायदा एक स्मारक बनाया जाएगा, एक ऐसा स्मारक बनाया जाएगा जहां सभी कार सेवकों के नाम लिखे जाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ ने मुझे एक इंटरव्यू देते हुए कहा था लखनऊ में। तो ये है बाकायदा उत्तर प्रदेश में सड़कों के नाम जो है वो कार सेवकों के नाम पर रखे जा रहे हैं। तो कार सेवकों को पूरा देश जो आज याद कर रहा है, लेकिन इन कार सेवकों को गुंडा बताने वाली जो नफरत थी वो आज भी जो है वो पल रही है नेताओं के मन में। और उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कर्नाटक में, जहां पे 70 साल के, आप सोचिए 70 साल के, अब वो बुजुर्ग हो गए ना, 70 साल के एक बुजुर्ग राम भक्त कार सेवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। 300 से ज्यादा की लिस्ट और तैयार है। न जाने आगे क्या होगा, कितने राम भक्तों को अभी और जो है, कितने राम भक्त कार सेवकों को अभी जो है और संघर्ष करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, ताकि इस देश में राम की जय जयकार हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।